नमस्कार। 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, कप सिरप सिंडिकेट को लेकर के ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। सबसे बड़ी बात है कि जो सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके तार से जुड़े हुए हैं, उन सभी के ठिकानों पर एक साथ ईडी ने कार्रवाई की है। आपको बता दें, लखनऊ हो, वाराणसी हो, सहारनपुर हो, झारखंड का रांची हो या गुजरात का अहमदाबाद हो, सभी जगहों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की है। और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी लखनऊ में बात की जाए तो आलोक सिंह की कोठी पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस बड़े का जो कप सिरप सिंडिकेट है, इसको लेकर के, इसमें वित्तीय लेन देन को लेकर के, हवाला लेन देन को लेकर के और कहीं ना कहीं विदेशी कनेक्शन को लेकर के ईडी ने ये पूरी कार्रवाई की है। तमाम जगहों पर ये कार्रवाई चल रही है और सबसे जो मेन सरगना है शुभम जायसवाल, उसके करीबियों के यहाँ भी वाराणसी में रेड की गई है ईडी के द्वारा। तो तमाम जगहों पर ये छापेमारी चल रही है और इस सिंडिकेट से जुड़े हुए तमाम जो अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, उनके घरों पर ईडी की इस वक्त बड़ी कार्रवाई चल रही है। एक साथ तमाम शहरों में जब ईडी की टीम पहुंची तो कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बन गया कि एक बार लग रहा था कि ईडी एक बड़ी कार्रवाई पहले भी कर सकती है, जब 2 दिसंबर को इस मामले उसने की थी। और आज ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। जो करीबी है, जो सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी आरोपी हैं, उनके घरों पर ईडी की आज बड़ी रेड मिली है। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो लखनऊ में आलोक सिंह की जो कोठी थी, उस पर भी ईडी ने आज रेड की है और तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं ईडी के द्वारा। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी को इस छापेमारी में क्या चीजें हासिल होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं SIT का गठन हुआ है और इस मामले में 2 दिनों की रिमांड मिली है। 54 घंटे करीब करीब रिमांड मिली है और इस रिमांड में जो आलोक सिंह है और अमित सिंह टाटा है, उनको लेकर के पूछताछ की जाएगी। SIT की जांच आगे बढ़ रही है और देखने वाली बात होगी क्या क्या कनेक्शन और क्या चीजें निकल करके सामने आती हैं। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे। जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ SP सिंह जुड़ रहे हैं सुल्तानपुर से। SP, कौन सी बड़ी खबर है सुल्तानपुर से आज की? सुल्तानपुर जनपद में जिलाधिकारी और SP साहब के निरीक्षण में कई बार जो है यातायात को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए, जिससे सुल्तानपुर जनपद के जितने भी दावे यातायात के हैं, ARTO के हैं, RTO प्रशासन के हैं, PTO के हैं, वो सारे के सारे दावे फेल नजर आते हैं। आपको बताते चले, रोड पे ये देखते जाइए, मोटरसाइकिल चल रही हैं, लगभग 10% भी लोग 10% माने कि हेलमेट लगा के चलते हैं। बाकी अभी कल ही हम बताए थे कितनी बड़ी घटना हुई थी, इतनी बड़ी घटना हो गई है, लेकिन उसके बाद भी आज यातायात प्रभारी प्रशासन नहीं जाग पाया है। देखने वाला ये समय है कि आज ये स्थिति बनी हुई है यातायात की कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सुल्तानपुर जनपद में जो 2 व्हीलर गाड़ी लेके लोग चलते हैं, केवल 10% ही लगा के हेलमेट चलते हैं। यातायात पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। वहीं प्रशासन की एक और बड़ी लापरवाही जा रहे हैं, वो सारे के सारे दावे जो है फेल नजर आते हैं। प्रशासन क्या करे? हेलमेट लेकर के खुद घूमे क्या? जितने लोग सड़क पे घूम रहे हैं, सारे लोग जो सड़क पे निकल रहे हैं बिना हेलमेट के, अगर 10% लोग ही हेलमेट लगा के निकल रहे हैं तो क्या प्रशासन करे? अब हेलमेट लेकर के लोगों को पहनाना शुरू करेगा। जागरूकता अभियान चलाया जाता है, तमाम तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं लोगों को, लेकिन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। क्या लोगों को अपनी जिंदगियों की परवाह नहीं है? क्या प्रशासन उनकी जिंदगी का ठेका लेकर के रखा है? इस तरीके के तमाम अभियान है। चलान काटते हैं तो कहते चलान काट दिया गया। प्रशासन अभियान चलाता है तो जागरूकता अभियान में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अब क्या यही एक काम बचा है कि प्रशासन अब लोगों के हाथ में हेलमेट खुद लेकर के आए और हेलमेट पहनाता चला जाए, फिर हेलमेट पहनाएगा, फिर घर छोड़ करके चले आएंगे? इस तरीके की स्थिति है। तमाम जो लोग हैं वो ना जाने क्या समझते हैं। प्रशासनिक अमला लगातार सड़कों पर नजर आता है, कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है, पर हर समय प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराएं। उससे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी बनती है, आम नागरिक की बनती है, जो कम से कम सड़क पर निकलते तो अपनी जिम्मेदारी, अपनी जान की सुरक्षा खुद तो करें। पर 10% लोग अगर इस जगह पर, इस देश में या आपके सुल्तानपुर में ही अगर 10% लोग केवल हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीट बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आखिरकार क्या उनको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है? प्रशासन क्या करे? चलान काटता है तो कह रहे हैं गलत चलान काटा जा रहा है। तमाम ऐसे पुलिस वालों से बात होती है, हमारी अधिकारियों से बात होती है, वो बोलते हैं कि जब चलान कटता है तो कहते हैं गलत चलान काट दिया, हम तो अभी निकले थे, 10 कदम की दूरी पर निकले। तमाम ऐसी चीजें होती हैं।
पर इसको लेकर के गंभीर प्रशासन नजर भी आता है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है एसपी सिंह लोगों की, हम लोगों की, आम नागरिकों की बनती है, जो कम से कम जो नियम कायदे कानून उसको फॉलो तो करें। अपनी जिंदगी की परवाह तो आपको लगती नहीं है। प्रशासन अब लोगों के लिए क्या हेलमेट लेकर के घूमता रहेगा क्या? या गाड़ी में पहुंचते पहले आप घर से निकलेंगे तो वहां पे बगल में किसी को लगाएगा कि सीट बेल्ट लगा लो? तमाम ऐसी घटनाएं लगातार घटित हो रही, लेकिन इससे किसी को कोई सीख नहीं मिल रही। इसको लेकर के अधिकारियों से पूछिएगा कि कोई और सख्त नियम बनाने की जरूरत है, या और क्या सख्ती आप कर सकते हैं जिससे कम से कम लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो जागरूकता अभियान है ना, इसका कोई असर दिखाई नहीं देता सड़कों पर, धरातल पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो इसको लेकर के क्या कर सकते हैं? कोई ना कोई एक नई पहल या कुछ नई चीज बनानी पड़ेगी जिससे कहीं ना कहीं इसको सॉर्ट आउट किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी सिंह इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे साथ अवनीश बने हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, कल आपको बता दें कि इसके पहले जो पुलिस कमिश्नर कानपुर के थे अखिल कुमार, उन्होंने का ऑपरेशन महाकाल चलाया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे जो अपराधी थे, बहुत सारे जो माफिया थे, उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की गई थी। इसके बाद में अखिल कुमार का ट्रांसफर हो गया। उसके बाद में जो रघुवीर लाल यहाँ पर कमिश्नर आए, उन्होंने भी एक ऑपरेशन चालू किया, ऑपरेशन 500, जो कि 500 घंटे चलने वाला। उसमें इस तरीके से लगभग जो है, जो भी अपराधी, जो भी माफिया हैं, जो भी यूट्यूबर्स, ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि लगभग जो है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए जो है यूट्यूब बना करके जो है ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, उनको पर सख्त कार्रवाई के लिए इस तरीके का ऑपरेशन चलाया गया। और उन्होंने 9 तरीके की चीजें जो है साफ तौर पर कही है कि अगर थानों पर पुलिस की दलाली करने वाले की जो है उनकी जानकारी जो है आम आदमी दे सकता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज और उनमें से सम्मिलित व्यक्तियों की सूचना, फेक यूट्यूबर्स जो ब्लैकमेल और दलाली करते हैं उनकी जानकारी, आपराधिक प्रवृत्ति के पुलिसकर्मी जो के संबंध में सूचना, नकली दवाएं, खाद्य पदार्थ, अवैध शराब जो बन रही है उसको लेकर के सूचना, और चोरी लूट का सामान खरीदने बेचने वालों की जानकारी, जुआ सट्टेबाजी का रैकेट चलाने वालों की जानकारी, किसी गांव मोहल्ले में अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति अखंड आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं जिस तरीके से एसआईआर का मामला चल रहा है, जो अगर कोई संदिग्ध भी मिलता है उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। अवैध हथियार रखने वाले और अवैध हथियार जो है बनाने वाले लोगों की सूचना जो है, जो भी पुलिस, जो भी आम आदमी देगा उसकी जो गोपनीयता रखी जाएगी, उसकी जो है जानकारी नहीं दी जाएगी। और एक नंबर एक अखंड जो है दिया गया है, मैं अपने दर्शकों को नंबर भी बताना चाहूंगा, 7839863274। फिर से मैं दोहराऊंगा, 7839863274। ये एक नंबर है कानपुर पुलिस कमिश्नरेट का, जिसपे कोई भी व्यक्ति अपनी बात बता सकता है। और सबसे बड़ी बात ये भी बताई गई है कि किसी भी तरीके का अगर कोई व्यक्ति बात बताता है तो उसके साथ उसके पास होनी चाहिए। अगर क्योंकि जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो अखंड कहीं ना कहीं जो लोग बदला निकालने के लिए भी कहीं ना कहीं काम करते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी पुलिस ने ये भी साफ तौर पर कहा कि अगर साक्ष्य नहीं होंगे, अगर गलत वो मामला पाया जाएगा तो साफ तौर पर जो है उसके खिलाफ में भी कार्रवाई की जाएगी, जो इस तरीके की गलत सूचना देगा। अखंड बिल्कुल अवनीश, एक बड़ी अच्छी पहल है, क्योंकि देखिए आमतौर पर देखा भी जाता है कि किस तरीके से जो मुखबिर होते हैं वो कभी मिल जाते हैं, कभी जो पुलिस के लोग होते हैं वो भी मिलकर जानकारी दे देते हैं, जानकारी निकल करके सामने नहीं आती। और इस तरीके से एक नंबर दिया गया है जो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो भी लोग काम कर रहे हैं, अवैध काम कर रहे हैं, उसको बारे में जो भी जानकारी देगा, कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक बड़ी बात है। और लेकिन जो पहल है ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अवनीश के कानपुर में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी कहीं पे कुछ जानकारी निकल के आई है कि इससे पहले भी कहीं पे इस्तेमाल किया गया है इस प्रोजेक्ट को? देखिए, अगर लगातार जिस तरीके से कमिश्नरेट यूपी में होता जा रहा है, जिले जो कमिश्नर जो बनते जा रहे हैं कमिश्नरेट, उसमें पुलिस बल अच्छा है, और पुलिस बल होने के चलते कहीं ना कहीं एक नए नए उपयोग पुलिस को द्वारा किए जा रहे हैं। और लगातार जो फिलहाल, क्योंकि पहला जो है जो जिला बनाया गया था तो कानपुर को बनाया गया था, और शुरुआत जो है अगर कही जाए तो शुरुआत में कानपुर को भी उसमें रखा गया था। यहाँ पर जो है जो इस समय असीम अरुण है, जो उस समय मंत्री है, वो यहाँ पर कमिश्नर बने थे। उस वक्त से, जब से कानपुर कमिश्नरेट में आया है, उस वक्त से लगातार जो है कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं। और जो भी कमिश्नर आता है, क्योंकि बड़ा अधिकारी होता है, बड़े पद पर होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अगर कहा जाए तो मंजा हुआ व्यक्ति होता है। तो इस तरीके से जो है लगातार जो है इस प्रयोग करता है, और वो प्रयोग अगर सही होते हैं तो उनको अन्य जिलों में भी इसका जो है कहीं ना कहीं जो है उपयोग किया जाता है। तो फिलहाल कानपुर से ये चीजें निकलकर सामने आई है, और आने वाले समय में हो सकता है कि आसपास के जो जिले हैं उनमें भी इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं कार्य जरूर पुलिस के द्वारा किया जाए। बिल्कुल अवनीश, देखिए एक बड़ा प्रयोग है, और ये प्रयोग कितना कारगर और कितना सफल साबित होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से कानपुर पुलिस, कानपुर कमिश्नरेट काम कर रही है, कहीं ना कहीं एक उदाहरण है, और ये प्रयोग सफल भी होने की उम्मीद है, क्योंकि तमाम लोगों को एक नंबर, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया, उस पर जाकर शिकायत भी कर सकते हैं। तमाम ऐसी शिकायतें आती है कि लोग मिल जाते हैं, पुलिस वाले मिल जाते हैं, मुखबिरी हो जाती है, जिसके बाद इस तरीके के जो अवैध कारोबार करने वाले हैं इनको सूचना मिल जाती है। लेकिन ऐसे अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ अब कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस ने एक बड़ी मुहिम छेड़ दी है। अब इसको देखना होगा कि कितना धरातल पर काम करता हुआ दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रामकुमार राजपूत जी हमारे साथ इटावा से बने हुए हैं। कौन सी बड़ी खबर है?
जी, अखंड जी, देखा जाए कि आज के मामले का इटावा की अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से जो खनन हो रहा है तो पूरी तरीके से एक जगह-जगह आए दिन खनन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी कल संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा संसद में भी आवाज़ उठाई गई थी, क्योंकि जिस तरीके से एक सुंदरता बिगाड़ी जा रही है, क्योंकि यहाँ मुलायम सिंह की सरकार में एक बार यहाँ पे डाक बंगला बनाया गया था, उसके आस-पास में बड़े-बड़े पहाड़ थे, वो आज पूरी तरीके से वो खत्म किए जा रहे हैं। और लगातार अगर बात की जाए खनन को लेकर पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आए दिन तो लगातार खनन देखने को मिल रहे हैं और जो सुंदरता है, ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं, पूरी तरीके से उनको जो है गायब किया जा रहा है, रातों-रात गायब किया जा रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए लगातार लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आखिर क्या वजह है जो लगातार इस तो तरीके कौन के सा ऐसा प्रयास अवैध है? खनन पे क्यों नहीं रोक अगर लगी? अगर अगर राम कुमार जी, अगर प्रयास किया जा रहा है तो फिर ये कार्रवाई या इस तरीके की हरकतें या इस तरीके का अवैध खनन कैसे चालू है? कौन सा प्रयास है? इस प्रयास का कोई मतलब है कि बस खाली प्रयास कर रहे हैं? प्रयास जी। कागजों पर नहीं होना चाहिए, प्रयास जो होना चाहिए वो धरातल पर दिखाई देना चाहिए। ऐसे प्रयास का क्या फायदा जिसका कोई कुछ रिजल्ट ही ना हो, कोई निष्कर्ष ही ना निकले? क्या मतलब है ऐसे प्रयास का? जी, अखंड जी, देखा जा रहा है कि जिस तरीके की अगर बात की जाए तो जो अवैध तरीके से जो खनन चलाए जा रहे हैं, रात-दिन जो है ये सुंदरता बिगाड़ी जा रही है टावा, क्योंकि आस-पास के जितने भी पहाड़ थे रातों-रात गायब हो गए, जिसके लिए अखिलेश यादव ने भी आवाज़ उठाई थी और देखा जा रहा है कल संसद में भी समाजवादी पार्टी के सांसद के जितेंद्र दोहरे की भी आवाज़ उठाई गई है, क्योंकि उस पर रोक लगाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आए दिन इनका कहना है कि सत्ताधारी आज नेता जो लोग बैठे हैं, वो पूरी तरीके से खनन को पूरी तरीके से जो खनन करते नज़र आ रहे हैं और इन पर कोई भी रोक नहीं लगाई जा रही, क्योंकि खनन अधिकारी को भी जो है लगातार शिकायत की जा रही है। लेकिन आखिर वजह क्या है? क्योंकि इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है रातों-रात आए दिन खनन पूरी अवैध तरीके से चलाया जा रहा है और कोई भी उस पर रोकथाम नहीं लगाई जा रही है। इसका कोई फायदा नहीं है। अगर इस तरीके की लगातार शिकायतें मिल रही हैं अधिकारियों को और अधिकारी प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं प्रयास कर रहे हैं, अरे प्रयास धरातल पर दिखाई भी तो देना चाहिए। कहीं ना कहीं तो सख्ती कोई होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिसका कुछ असर दिखाई दे। कोई असर ही नहीं है। क्या मतलब है ऐसे प्रयास का जो किसका कोई निष्कर्ष ना निकले, कोई असर ही ना हो? ऐसे प्रयास केवल और केवल खाना पूर्ति के लिए होते हैं। साफ तौर पर राम कुमार जी बता दीजिएगा अधिकारियों को, ये जो प्रयास है ना, इन प्रयासों का कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल खाना पूर्ति के लिए। साफ तौर पर देख रही है उत्तर प्रदेश की जनता भी और खासतौर से इटावा के लोग। तमाम जगहों पर इस तरीके की शिकायतें आती हैं और प्रयास आपके दिखाई देते हैं। प्रयास कहाँ है? कागज पे है प्रयास, धरातल पर क्यों है? अगर धरातल पर होते तो इस तरीके की शिकायतें लगातार ना मिलती। इसको लेकर के जो भी अधिकारी हो उनसे जरूर आप बात कीजिएगा, खनन अधिकारी हो और हो सके तो जिलाधिकारी से बात कीजिएगा कि आखिरकार क्या कारण है, क्यों नहीं आपकी सख्ती काम आ रही कि इस तरीके से लगातार आपके प्रयास हो रहे हैं पर धरातल पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आकाश हमारे साथ पीलीभीत से बने हुए। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है पीलीभीत से आज की? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में युवक के साथ ठगी मित्र 2 लाख रुपए की ठगी की गई है। पीलीभीत के थाना गजरौला क्षेत्र का पूरा मामला है। युवक ने बताया कि उसे एक मोबाइल ऐप के द्वारा एक मैसेज आया था और जिसमें उसने आधार कार्ड और पैन कार्ड मतलब फिल किया था। उसके बाद में धीरे से उसके खाते से 2 लाख रुपए की ठगी हो गई है। जिस तरीके से साइबर ठग लोग हैं, भोली वाली जनता को गुमराह करके उन्हें एक मोबाइल से ठगी का जो गोरख धंधा है वो तेजी से चल रहा है। जी, तो आकाश लगातार चाहे सरकार हो चाहे आरबीआई की तरफ से मैसेजेस आते हैं कि इस तरीके से जो ऐप्स हैं उनके माध्यम से, या फर्जी लोन के भी ऐप है उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स फिल मत करिए, किसी को ओटीपी मत दीजिए। इतनी सारे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, लेकिन तब भी उसके बावजूद इस तरीके की जो तमाम जो ठगी के जो केसेस हैं लगातार सामने आते चले जा रहे हैं। क्या लोगों को उस तरीके से सूचनाएं मिल नहीं पा रही, या जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है क्या उन लोग के पास जानकारी नहीं पहुंच पा रही? किस तरीके के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? इसके लेकर युवक ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है और जल्द ही इसको शिकायत पर एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जो साइबर क्राइम की बात की जाए तो साइबर क्राइम में भी एप्लीकेशन दे दी गई है और उन्हें आश्वासन दिया गया है जो उनका ठगी का पैसा है जल्द ही उन्हें रिकवर करा दिया जाएगा। अब देखते हैं कि कितना जल्दी ये रिकवर करा पाते हैं। शिकायत तो जरूर की है, लेकिन ऐसे तमाम केसेस हैं जो कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए हैं और लगातार एक के बाद एक इसमें बाढ़ आती चली जा रही है। लोगों के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है जागरूक करने का, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे मामले लगातार हर दिन कहीं ना कहीं से आते हैं कि उनके साथ फ्रॉड या इस तरीके की साइबर ठगी देखने को मिली। अब देखने वाली बात होगी आकाश, जैसा बता रहे हैं इस पूरे मामले में पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है, जो ठगा हुआ पैसा है वो युवक को वापस मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे साथ सरफराज बने हुए बहराइच से। सरफराज, कौन सी बड़ी खबर है बहराइच से आज की? जी अखंड जी, आपको बता दें कल एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है राम गोपाल हत्याकांड को लेके, जो महाराजगंज में पिछले साल
जो मूर्ति विसर्जन को लेके दंगा हुआ था, तो उसमें 10 लोगों को जो सजा सुनाई जानी थी, कल उसका फैसला शाम को आया। आपको बताते चले कि बहराइच में जो हिंसा हुई थी उसमें 10 लोगों को जो पकड़ा गया है, 9 लोगों को कारावास आजीवन कारावास सजा सुनाई गई है। सरफराज नाम उर्फ रिंकू के नाम के व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई। जी। सबसे बड़ी बात है सरफराज जो मुख्य आरोपी है सलमान जिसको फांसी की सजा सुनाई गई, उसका भाई ने इसका विरोध किया और कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहा है। क्यों इस तरीके से आक्रोशिता देखने को मिल रहा है, क्या वजह सामने निकल करके आ रही है? वजह क्या, उनकी जो वीडियो वायरल हो रही है तो उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। अब ये तो जो सबूत के दौर पे उनको जो फांसी की सजा सुनाई गई, अब ये देखना है कि आगे क्या फैसला होता है। बिल्कुल जी। सरफराज, देखिए सबकी नजरें इनकी सजा पर थी क्योंकि जिस तरीके से पूरा का पूरा बहराइच के महाराजगंज में महसी में हुआ था और सांप्रदायिक तनाव कहीं ना कहीं इसकी वजह से बढ़ भी गया था, और जिस तरीके से एक झंडा लगाने के चक्कर में एक युवक की हत्या कर दी गई थी और इसमें जो मुख्य आरोपी है सलमान उसको फांसी की सजा दी गई थी। 13 लोग थे, 3 लोगों को दोषमुक्त करार दिया गया था और 10 लोगों में 1 लोगों को फांसी की सजा हुई और 9 लोगों को आजीवन कारावास। अब पूरे मामले पे देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। क्या एक चीज और भी बताइएगा सरफराज, क्या भाई ने या उसके परिवार वालों ने किसी तरीके की याचिका दायर करने की बात की है ऊपरी अदालत में, उच्च अदालत में? नहीं अखंड जी, अभी ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, और होती है तो फिर वो मीडिया के सामने रखी जाएगी, बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज तमाम जानकारी के लिए आपका। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है आज? अखंड, हमारे पास एक बाइट है जिससे स्थिति में ये सुनाना चाहूंगा। फिर एक रायबरेली पुलिस ने ऑपरेशन लगने को अंजाम दिया है और क्या है पूरा मामला, मैं चाहूंगा एक बार आप प्लीज वो बाइट सुने। और घटना ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत की है, तो वो बाइट है और उस बाइट पे आप देखेंगे रात को लगभग 1:45 बजे सोशल 9 तारीख को ऊंचाहार थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी जिसमें 1,10,000 रुपये और 3 मोबाइल की लूट हुई थी। एक व्यक्ति था, 3 लोग जा रहे थे, उनसे लूट की घटना हुई थी। आज मुखबिर से सूचना मिली कि उसमें जो अपराध में शामिल हुए 2 मोटरसाइकिल से जो 4 अपराधी थे, वो लोग पैसा बंटवारा करने एवं पुनः किसी और घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से ऊंचाहार जो एनटीपीसी के पीछे नहर है उसके किनारे से जा रहे हैं। इस मुखबिर सूचना पर जो है ऊंचाहार थाने की पुलिस जो है टीम बना करके, देखिए पूरा मामला जैसा कि एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि ऊंचाहार थाने क्षेत्र का है और 1,10,000 की और 4 मोबाइल की लूट हुई थी। और लूट में 4 आरोपी जो है संदिग्ध मामले में पाए गए थे। उसके बाद इसमें कल 4 थाने की पुलिस को एक बार फिर सूचना मिली कि एनटीपीसी के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो है सक्रिय है और किसी एक बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। उसको लेकर के जिस तरीके से ये घटना हुई, वहां पे त्वरित 4 टीमों की फोर्स लगाई गई। अगर बात करें तो थाना ऊंचाहार और तमाम जो उनके नजदीकी थाने, उनके साथ साथ 4 थाने की फोर्स लगाई गई और ये एनटीपीसी चौकी के पास नहर है, एनटीपीसी के पीछे उस नहर के पास ये संदिग्ध तरीके से जा रहे थे किसी और घटना को अंजाम देने। ये चारों व्यक्तियों की जब घेराबंदी करके पुलिस ने और ये इनकाउंटर किया है, वहीं पे इन्होंने आपस ताबड़तोड़ गोलियां भी चलाई है और इस गोलियों के और इसके विजुअल भी हमारे पास बाइक की। और एक व्यक्ति के पैर में उसमें गोली लगी, आशीष नाम के व्यक्ति है, और 3 लोगों को हिरासत में ले गया गया। एक बड़ी घटना थी जिसमें 90,000 रुपए इनमें से बरामद हुआ है। 1,10,000 में से 90,000 बरामद हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ था इस घटना को कारित किए हुए। तो 90,000 रुपए, मोबाइल और बाइक बरामद की गई है इस घटना में। ये बड़ी अच्छी घटना रही रेवन्यू पुलिस की। फिर मैं कहूंगा अखंड, देखिए जब अच्छी घटना होती है तो उसकी तारीफ भी होती है, और जब ऐसे नकली ढकोसले करती है पुलिस तो उस पर फिर रोष भी व्यक्त किया जाता है कि ऐसे तमाम सारे चीजों को लेकर के। और ये घटना जो रही क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में, एसपी के नेतृत्व में लगातार एक हफ्ते के अंदर, मतलब 2 दिन के अंदर ये दूसरा लंगड़ा ऑपरेशन था। और इस ऑपरेशन में अच्छी कामयाबी रही कि 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, एक के पैर में गोली लगी। मैं एक बार इस पे जोर डालने वाला क्योंकि थाना अध्यक्ष में इसलिए जोर डालना चाहूंगा क्योंकि थाना अध्यक्ष अजय राय वही शख्स है जो थाना मेलेरिया पे पहले ये जब आते हैं तो इनको जगतपुर, रायबरेली का इनका कार्यकाल जो है जगतपुर थाना, क्योंकि ऊंचाहार से बहुत नजदीकी है, हाईवे पे ही है, जगतपुर थाना इंचार्ज बनाया जाता है। उसके बाद
इनको मिल एरिया भेजा जाता है। मिल एरिया के बाद अखंड आपको भी याद होगा ऊंचाहार दलित हत्याकांड पीट कर मार दिया गया था। उसी हत्याकांड में वहां के सचिव को सस्पेंड किया गया संजय कुमार को, और उसके बाद वहां थानेदार जोड़े जा रहे थे। तो एक अच्छे थानेदार को एसपी ने वहां पे नियुक्त किया ऊंचाहार में, और ऊंचाहार में उसमें इन्होंने कई सारे व्यक्तियों को जेल में भेजा जो दलित हत्याकांड हुआ था। तो एक ऐसे थानेदार के हाथ में कमान थी जो शायद चुप नहीं बैठता, तो ऐसे अपने तमाम सारे सोर्स को लगा करके कल जो घटना हुई इसको अंजाम दिया, और एक अच्छे कुख्यात अपराधी को अगर बात करें तो इनको जो है जेल भेजने का काम किया, और इनके पैर में गोली लगी जिसको अस्पताल में एडमिट कराया गया। बाकी तीनों के ऊपर आगे की जो उनकी अपनी कार्रवाई है वो की जा रही है। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए अच्छे और बुरे काम एकदम साथ दिखाए जाएंगे, और पारदर्शिता इसी में है कि जो आपके गलत काम है उसको भी दिखाएंगे और जो अच्छी चीजें उसको भी बताएंगे। यही कारण इंद्रवीर लगातार ग्राउंड से इस तरीके की खबरें दिखाते चले आए, और रायबरेली में जिस तरीके से पुलिसिंग है बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 100 में से 90 नंबर दिए जाए, 90 मार्क्स दिए जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होंगे, क्योंकि इनकी कार्रवाई कहीं ना कहीं धरातल पर दिखाई देती है, और जिस तरीके से वहां के काम करते हुए एसपी नजर आते हैं वो साफ तौर पर दिखाई भी देता है। लेकिन यही है ना कि देखिए कुछ दिन पहले जो आप खबर बता रहे थे कि एक मुठभेड़ हुई, पहले तो बताया गया कि लूट फर्जी है, फिर मुठभेड़ हुई, इस पर सवाल खड़े हुए थे, और आपने जिस तरीके से बताया कि लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने काम किया, और अब इस पूरी घटना में जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिली है, मैं एक मिनट रोकूंगा आपको। कल की ही घटना, जैसे मैंने आपको कल लाइव में ही बताया था, कल ही घटना एक ऐसी घटना आती है रायबरेली पुलिस के सामने, उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने चैलेंजिंग केस था। एक अपहरण हो जाता है नाबालिग छात्रा का। अब वो क्या था क्या नहीं, लेकिन जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे प्रसारित किया गया कि कुर्सी पे बांध दिया गया है, और अगर आप बचाना चाहते हो तो बता। रायबरेली पुलिस को चैलेंज करता हुआ वो वीडियो बच्ची की कुर्सी से बांधे हुए थाना भदोकर क्षेत्र के अंतर्गत, और आनंद फानंद पुलिस एक्टिव होती है और उस बच्ची को सही सलामत। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, हम इन्हीं पुलिस वालों के भरोसे आज आम नागरिक, आम जनता चैन की नींद सोती है। लेकिन कुछ ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो इनकी अपनी ही विभाग की किरकिरी कराते हैं। तो दोनों डिफरेंट है, लेकिन यशवीर जैसे एसपी को हैट्स ऑफ है कि आप वो धरातल पर जाकर के खुद से उनकी अपनी टीमों के साथ काम करते हैं। तो ये अच्छा लगता है, एक जिले के लिए भी अच्छी चीज है कि, और चूंकि रायबरेली हमेशा से हाईलाइटेड जिला रहा है, इसको लेकर के चाहे वो नेता प्रतिपक्ष रिप्रेजेंट करता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे गांधी परिवार हो, या हर तरीके से वीवीआईपी जिला है, तो तमाम सारी चीजों को लेकर के रायबरेली हाईलाइटेड रहता है। तो इसलिए जो है एक ऐसे एसपी के ऊपर कमांड है जो शायद अब तक अपनी पुलिसिंग पे खड़े उतरते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। शायद यही कारण है कि कहीं ना कहीं अगर बताया ना कि 100 में से 90 मार्क्स दिए जाए तो कम नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी कार्रवाई, वो भी 100 बोलना चाहिए, लेकिन बिल्कुल सही में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनकी वजह से किरकिरी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लीपापोती करने वाले लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होती है। और ये देखा गया रायबरेली में कहीं ना कहीं बेहतर काम करती हुई रायबरेली पुलिस साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और इंद्रवीर ने कई ऐसी खबरें दिखाई हैं जो इसके कहने से ये साफ तौर पर बताती है, दर्शाती है कि कहाँ किस तरीके से अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने में रायबरेली पुलिस पीछे हटती हुई नहीं दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ज्ञानेंद्र हमारे साथ बने हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ से बड़ी खबर बताने से पहले मेरे पास एक शॉर्ट्स है, और वो शॉर्ट्स पूरा जग जाहिर कर देगा। उस शॉर्ट्स को देखने के बाद आप बता सकते हैं कि शॉर्ट्स किस चीज के लिए है। प्रशासनिक अमले के हाथ पांव फुलाने वाली खबर है, और खासतौर पे बात करें एआरटीओ को लेकर के हाथ पांव फुलाने वाली बात है, और यातायात पुलिस को लेकर के हाथ पांव फुलाने को लेकर के बात है। आज मैं मेले पे बात नहीं करूंगा, मैं कुंभ पे बात नहीं करूंगा, मैं आरटीओ और यातायात को लेकर के बात करूंगा कि जिस तरीके से आरटीओ आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, पीछे से एक बच्चा कह रहा है टिल्लू चलाए, मतलब नलका चलाए। साफ तौर पे जाहिर है ये स्कूल की बस है, बिना फिटनेस, बिना किसी कागज पत्र को लेकर के एक स्कूल की बस बच्चों को बैठा करके जैसे ही स्टार्ट होती है उसमें आग लग जाती है। सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही। आज तो
मैजिक में लगी और आज 11 से 12 तारीख होने को आई है, आज दूसरी घटना घटित हो गई। सोचिए एआरटीओ कितना बड़ा लापरवाह बना बैठा हुआ है। ऐसे एक स्कूल नहीं है जहाँ एक दो बसें चलती हो, दर्जनों स्कूल है और कुछ तो माननीयों के स्कूल है। अगर मैं स्कूल का नाम जुड़वाना बैठ जाऊँ तो वहां पे सैकड़ों स्कूल निकलेंगे, लेकिन आरटीओ लापरवाह बना हुआ है। खासतौर पे यातायात पुलिस लापरवाह बनी हुई है। उसको अगर वसूली करनी है तो वो एक छोटे गरीब जो तबके के लोग होते हैं उसको पकड़ करके चालान भरने का, उनसे पैसा वसूलने का काम शुरू कर देती है। लेकिन जो बसेस होती हैं, अगर स्कूल के बच्चे बैठे हैं, आप उनको छोड़ करके वापस आ रही तो आप उनकी गाड़ियां चेक कर सकते हैं, आरटीओ उनकी गाड़ियां चेक कर सकते हैं। आज सोचिए किसी शादी विवाह समारोह में कोई डीजे जा रहा होता है तो उनकी गाड़ियां रोक ली जाती है, किसी कैडर्स की गाड़ियां आती है तो उनकी गाड़ियां रोक ली जाती है। सोचिए इनको सिर्फ जो ट्रकें एंट्री हो रही है यातायात को उनसे पैसा चाहिए, जो मानियों की ट्रकें हैं उनसे पैसा चाहिए, अगर कोई गाड़ियां हैं अगर शहर के अंदर से गुजर रही है तो उनसे पैसा चाहिए। लेकिन इन स्कूल के बसेस पे जो आग लग रही है, जो विदाउट फिटनेस की चल रही है, इन जिम्मेवार आखिर कौन होगा? स्कूल से ज्यादा लापरवाह अगर मैं किसी को कहूंगा तो वो आरटीओ और यातायात के लोग होंगे जो ऐसी गाड़ियों पे नजर नहीं रखते हैं। खासतौर पे मैं स्कूल की लापरवाही कहूंगा, लेकिन उनके ये प्रशासनिक अमले के कर्मचारी, अधिकारी और आईपीएस लेवल के जो अधिकारी है उनको अगर इस घटना में कोई बड़ी घटना हो जाती, जो लालगंज के भटनी गांव के पास निमिषा कॉन्वेंट स्कूल के बस के साथ हुआ है, अगर कोई बड़ी घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार सीधे तौर से पुलिस विभाग निमिषा कॉन्वेंट स्कूल को लेता। क्यों आरटीओ को क्यों नहीं दिया जाता? आरटीओ को इसका जिम्मेदार दिया जाना चाहिए। अगर साल भर होने को आया है तो आपको सीधे स्कूल को नोटिस भेजना चाहिए कि आपके खाली बस गाड़ी नंबर ये इसका फिटनेस फेल हो रहा है, आप इसका फिटनेस कराइए, अन्यथा गाड़ी सड़क पे मत उतारिएगा। इससे कई स्कूल है, संजीवनी इंटरनेशनल स्कूल है जो कि पूर्व सांसद संजीवनी गुप्ता का है। दूसरा आपने अकेडमी है जिसमें कई बसें चलती है। तीसरा संस्कार ग्लोबल, चौथा अशोक त्रिपाठी जो कि पहले बसपा से थे, आज की डेट में बीजेपी में है, और पब्लिक स्कूल ऐसे कई हैं। जयपुर स्कूल, उनकी भी बसें अगर संभाली जाए तो लिस्ट काफी लंबी निकलेंगी, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी के कानों पे ही नहीं रही है। आखिर ये प्रतापगढ़ के अधिकारी नींद से उठेंगे और ऐसी गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे? क्या केवल गरीब तबके लोगों को भी परेशान किया जाएगा? प्रयागराज से अयोध्या जाने वाले लोग जो बाहर स्टेट के होते हैं उनको भी परेशान किया जाएगा? सबसे बड़ी बात है ज्ञानेंद्र, क्या करें, ये लोग आंखों पर पट्टी बांध करके बैठे हैं। फिटनेस होना चाहिए, स्कूल की बच्चों की जान कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शायद इनको नहीं पता। शायद हो सकता हो कि इनके बच्चे किसी सरकारी गाड़ी में जाते होंगे। आमतौर पर वो तस्वीरें देखी जा सकती है कि बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे अपनी सरकारी गाड़ी में जाते हैं, उनको स्कूल जाने के लिए, स्कूल ले जाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए, तमाम जगह या शॉपिंग कराने के लिए गाड़ियां उपलब्ध होती हैं। शायद इन लोगों को इसलिए दर्द नहीं पता, उन बच्चों की जिंदगी का महत्व नहीं पता, उन परिवार वालों के लिए नौनिहालों के बारे में नहीं पता कि आखिरकार ये जो नौनिहालों को कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। पर सबसे बड़ा सवाल है कि आरटीओ जिसके कंधे पर इसकी जिम्मेदारी है, टेस्ट की जिम्मेदारी है, फिटनेस की जिम्मेदारी है, वो पूरी तरीके से अपने आंखों पर पट्टी बांध करके सोया हुआ है। सोया नहीं है, आंखों पर पट्टी बांध के सोया हुआ है, क्योंकि उसे काम करना पड़ेगा। लेकिन वो जब दफ्तर में जाते तो आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं आराम से। उसका घर जाते तो घर पे जाकर के शयन कक्ष में जाके सो जाते होंगे, लेकिन जब दफ्तर पहुंचते होंगे तो आंखों पर पट्टी बांध करके सो जाते होंगे। सोचते होंगे क्या मतलब है, घूमते रहे, इस तरह की गाड़ियां घूमती रहे और जो उनको चाहिए वो तो मिल ही जाता है, उनको किसी न किसी बहाने मिल जाएगा। और साफ तौर पर देखा भी गया है। लेकिन हालात ऐसे क्यों बन जाते हैं, क्या आपको समझ नहीं आता? क्या ये जो वाहन दौड़ते रहते हैं इनके फिटनेस के लिए जिम्मेदारी आपकी है? कम से कम चेक करना चाहिए, समय समय पर चेक करना चाहिए। स्कूल अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है। बहुत से मामलों में पैसा बचाने के चक्कर में बाहरी गाड़ियों को भी लगा दिया जाता है, वो नहीं चेक करते कि आपका फिटनेस पूरा है या नहीं पूरा है। लेकिन कम से कम आपके कंधों पर जिम्मेदारी है। आरटीओ में तो एक नंबर आप डालोगे तो उसमें दिख जाएगा कि रजिस्ट्रेशन फिटनेस कब तक का वैलिड है। हर स्कूल का एक डेटा आप खुद निकाल सकते हो
तो आपको इतना बड़ा ये डिफिकल्ट टास्क तो है ही नहीं कि आपके पास फिटनेस के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत है, कोई आपके पास आए या ना आए। एक डेटा आप डालेंगे, जितने स्कूल हैं उन गाड़ियों का डेटा आप कलेक्ट करेंगे और उनका फिटनेस चेक कर सकते हैं। तो आखिरकार दिक्कत क्या है? किसी नौसिखिए को भी बैठा देंगे लैपटॉप या कंप्यूटर देकर के, वो भी बता देगा कि रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, फिटनेस है कि नहीं है, अप टू डेट है या नहीं है। लेकिन तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो सच में काम करने के समय पर आंखों पर पट्टी बांध करके सो जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई मतलब नहीं है, और साफ तौर पर इस तरीके के हादसे दिखाई देते हैं। बहुत से ऐसे हादसे होते हैं, राजधानी लखनऊ की बात किया जाए, तमाम पूरे देश में ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन इससे कोई सीख लेता हुआ नजर नहीं आता। एक छोटा सा सवाल ज्ञानेंद्र है, क्या इस पूरे मामले पर आपने आरटीओ से किसी बड़े अधिकारी से बात की, किसी से बात की कि आखिरकार क्या वजह है कि जिस फिटनेस के लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते? बिल्कुल अखंड, देखिए आरटीओ से हमने प्रयास किया, सीजी नंबर पे मैंने लगाने का प्रयास किया, लेकिन सीजी नंबर नॉट रीचेबल आया। सबसे बड़ी बात ये है अखंड, मैं आपको साफ तौर पे बताता चलूं कि आखिरी बात करूंगा क्योंकि और भी साथी हैं हमारे। मैं आपको ये बताता चलूं कि अखंड जब प्रतापगढ़ में कोई बड़ी घटना होती है तभी प्रशासनिक अमला जागता है। मैं आपको बताता चलूं, थोड़ा सा इससे हट करते हैं, 2015-16 के बीच में एक होटल था, उसमें आग लगी, 11 लोगों की मौत हुई। तब प्रशासनिक अमला जागा, उसके बाद सारे होटलों की चेकिंग शुरू की गई। फिर उसके बाद आती है, फिर उसका घटना घटी भगवत उनकी तिराहे के पास में एक होटल है, उसमें एक युवती की हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद फिर प्रशासनिक अमला जागा, पूरे होटलों की चेकिंग शुरू कर दी गई। जब कोई घटना घटित होती है तो उसके बाद प्रशासनिक अमला जागता है। 2019 से ही एक ऐसे ही बस में आग लगी थी जिसमें कुछ बच्चे घायल हुए थे, स्कूली गाड़ी थी। 2019, ये मुझे अच्छी तरीके से याद है, सितंबर की घटना है, और ये पूरी घटना चिल्ला और अंतों के बीच में हुई थी, और तब आरटीओ ऑफिस वहां नहीं गया था। तब आरटीओ जागा, उसके बाद जितनी स्कूल की बसेस थी उनको चेक किया जाना शुरू किया गया। कुछ बच्चे उसमें घायल हुए। अब ऐसी ही घटना का 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सेफ्टी ऑडिट के लिए तमाम अग्निशमन विभाग के अधिकारी घूमते हुए नजर आए और ऑडिट की, लेकिन इस ऑडिट में तमाम जगहों पर, जहां पर हॉस्पिटल में, लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में, तमाम जगहों पर इस तरह की जब घटना घटित हो जाती है उसके बाद आंखें क्यों खुलती है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों बैठे रहते हैं आप? ये सवाल जरूर पूछिएगा ज्ञानेंद्र वहां पर जाकर के कि क्या घटना का इंतजार करते हैं, क्या उस घटना के होने के बाद ही आप लोग जागेंगे क्या, या आंखों की पट्टी तभी खोलेंगे आप? ये सवाल पूछ करके इस रिएक्शन को अपलोड कीजिए और अपडेट कीजिए कि आखिरकार इस तरीके से आंखों पर पट्टी बांध करके बैठा हुआ है आरटीओ विभाग। जरूर इस पर अपडेट लीजिएगा और रिएक्शन लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आप आदर्श हमारे साथ बने हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? आदर्श, आवाज आ रही है आपको? आदर्श, आवाज आ रही है आपको? आदर्श से कनेक्शन फिर से एक बार कनेक्ट करेंगे। इमरान हमारे साथ बने हुए बिजनौर से। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है बिजनौर से आज की? इमरान, कौन सी बड़ी खबर है आज की? इमरान, आवाज आ रही है आपको? इमरान के पास चलेंगे, लग रहा आवाज का कुछ इशू है। आवाज आ रही है। बताइए इमरान, कौन सी बड़ी खबर है बिजनौर से आज की? देखिए, अगर बिजनौर से की बात करें तो बिजनौर में जो है 15 नवंबर को 2 लड़की जो है यहाँ से गायब हो गई थी, लेकिन बिजनौर इमरान से फिर से कनेक्ट होंगे, कुछ नेटवर्क का इशू है। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? बिल्कुल अखंड, अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए, फिलहाल 2 बड़ी खबरें हैं और दोनों काफी महत्वपूर्ण खबर है। फिलहाल आपको अखंड जो है पहली खबर की अगर बात की जाए कि आपको बता दें कि अखंड परशुरामपुर थाना क्षेत्र का एक मामला है। वहां पे जिस तरीके से देखा गया कि एक पिता अपने 3 बच्चों को
किस तरीके से जमीन में गड्ढा करके उसमें गाड़ने की तैयारी करता है और ग्रामीणों द्वारा जो है जब वहां पे हल्ला मचाया जाता है, पुलिस को बुलाया जाती है, तो तीनों मासूम बच्चों की जो है जान बचाई जाती है। फिलहाल आपको बताइए हम ये भी जानकारी मिली कि जो पिता है वो कहीं ना कहीं साइको टाइप का है, वो झाड़ फूक तरीके से करता रहता है। और जहां तक देखा जाता है वो अपनी पत्नी को भी उसने 2 दिन पहले उसको मारा था, उसको मारने के बाद पत्नी के घर वाले आते हैं और उसकी पत्नी को लेके चले जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उसको वहां छोड़ देते हैं। बच्चे वहां पे थे और लगातार जो पिता है बच्चों को मारता है, पीटता है, यहाँ तक कि अखंड ठंड के इस समय में वो अपने घर से बाहर उनको रख देता है। अगर आसपास के लोग बच्चे की कोई मदद करते हैं या कपड़ा या कोई बिस्तर देते हैं तो वो उसको भी जला देता है। लेकिन फिलहाल जो साइको टाइप का जो आदमी था, जो झाड़ फूक करता था, वो पुलिस उसको वो अपने घर में गड्ढा खोद के बच्चों को गाड़ने की जो तैयारी कर रहा था, जैसे ही जो है वो बच्चों द्वारा चिल्लाया गया, रोया गया, बच्चों जो लोगों को जानकारी लगी तो तत्काल उन्होंने पुलिस को बुलाया, लेकिन जो व्यक्ति है वो वहां से फरार हो गया। फिलहाल कुछ ही देर के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से साइको टाइप के जो नशेड़ी आदमी है अपने ही बच्चे के साथ इस तरीके से दरिंदगी करते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस को लगातार बात की जाए तो पुलिस को कहीं ना कहीं शाबाशी भी मिल रही है कि 3 बच्चों को उन्होंने जान बचाई है। अखंड बिल्कुल बड़ा ही एक अनोखा मामला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऐसी खबरें आती हैं, लोग झाड़ फूक की खबर हो या फिर तांत्रिक गतिविधियों से जुड़ी खबर हो, लोग दूसरे के बच्चों को किडनैप करके मारने की बात की खबरें सामने आती हैं, या भतीजे की तमाम ऐसी खबरें आई हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से अपने ही बच्चों को मारने के लिए गड्ढा खोदना और उस गड्ढे में अपने ही बच्चों को डालना अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से हैवानियत भर गई है, और साइको किलर ही या साइको ही लोग इस तरीके के काम कर सकते हैं। किन धाराओं में पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है? क्या बिल्कुल अखंड पुलिस ने जो है इसको जो है कुछ जो चुनिंदा है मुख्य धारा है उसमें गिरफ्तार किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से साइको की वजह से उसको देखा गया कि उसकी कहीं ना कहीं मानसिक जो संतुलन है, उसका जो दिमाग है वो ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुलिस अभी आगे विचार भी यह करे कि क्या उसको जेल भी भेजा जाए या उसको किसी डिसऑर्डर सेंटर में भेजा जाए कि किस तरीके से उसका उपचार हो सके, या उसके परिवार वालों से बैठ के उससे बात की जाए कि किसी तरीके से जो उसके दिमाग में जो चीजें हैं किसी तरह से उसको क्लियर किया जाए कि आगे तो इस तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो साइको व्यक्ति है, वो नशेड़ी व्यक्ति है, तो स्वाभाविक बात है कि उसको जो है इन चीजों से दूर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें क्या आगे क्या उसमें परिवार की तरफ से या पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अब उसको दूर करना या उसकी समस्या को दूर करना भले मुश्किल काम हो, डिफिकल्ट टास्क हो, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरीके से जो व्यक्ति अपने ही बच्चों को मारने का प्रयास करे, उन बच्चों को इस व्यक्ति से दूर करना बेहद इंपॉर्टेंट काम है। इसके लिए कहीं ना कोई कदम जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर से इस तरीके का काम ये दोहरा सकता है। इसको लेकर के भी पुलिस को कोई ना कोई कठोर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, या फिर अगर हो सके तो उसके जो भी समझदार हो, उसके माँ बाप के अलावा जो भी उनके बाबा दादी हो या अगर नाना नानी हो, उनको बच्चों को सुपुर्द कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं, आगे एक बार फिर से ऐसा कदम उठा सकता है। क्योंकि जैसा आपने बताया कि पहले भी इस तरह की घटनाएं वो कर चुका है, लेकिन इस बार इस घटना को गांव वाले ने होने से बचा लिया, नहीं तो आज शायद उन बच्चों के साथ कोई ना कोई घटना घटित हो चुकी होती, तब जाकर के लोगों को जानकारी होती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। इमरान हमारे साथ बने हुए बिजनौर से। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, बिजनौर में जो है लगभग 15 नवंबर को जो है 2 लड़कियां यहाँ से रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी, और दोनों अलग अलग समुदाय की थी, और लेकिन एक ही स्कूल की छात्राएं थी। और बिजनौर पुलिस ने लगातार 28 से 30 टीमें लगी हुई थी, एसओजी टीम भी उनके साथ लगाई गई थी, लेकिन इतने पे भी बिजनौर पुलिस को सफलता नहीं मिल रही थी। कल जो है बिजनौर पुलिस को जो है पंजाब के लुधियाना में जो है दोनों लड़कियों की जो है सूचना मिली, तो बिजनौर से पुलिस जो है वहां पर पहुंची है, और जाकर देखा तो दोनों लड़कियां जो है एक फैक्ट्री में, जैकेट की फैक्ट्री है, उसमें काम कर रही हैं। जब उनको दोनों से पूछताछ के लिए बिजनौर लाया गया और दोनों से बात करी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, और जिस कारण जो है हमारे परिवार के लोग जो है हम लोगों को जीने नहीं देते, इसलिए हमने ये कदम उठाया। लेकिन एसपी अभिषेक झा की जो है ये बहुत कड़ी मेहनत के बावजूद दोनों लड़कियों को जो है सकुशल दोनों के परिवार को सौंप दिया है। जी अखंड। बिल्कुल इमरान, इस तरीके से 2 बच्चियां गायब होती हैं और इतनी मेहनत करनी पड़ती, कड़ी मशक्कत के बाद उनकी जानकारी मिलती है, और वो लुधियाना में मिलती है किसी फैक्ट्री में काम करते हुए। क्या बच्चियों को वापस ले आया गया है? उनके माँ बाप को इस बारे में जानकारी दी गई? क्या आपस में दोनों लोगों को या काउंसलिंग कराई गई? क्योंकि इस तरीके से बच्चे लगातार कहीं ना कहीं माँ बाप से किसी बात से नाराज होकर घर छोड़ करके चले जाते हैं। क्या माँ बाप से बच्चों को मिलवाया गया है? काउंसलिंग की कोई बात की गई है?
बिल्कुल, जिस तरीके से बिजनौर पुलिस ने कार्रवाई की है और बड़ी मेहनत के बाद उन दोनों बच्चियों का पता लगा है और पता चला है कि वो अपने माँ बाप से नाराज होकर के उनके हिसाब से उनके माँ बाप नहीं चलने दे रहे थे, इस वजह से वो घर छोड़ करके चली गई थी और लुधियाना में वो किसी फैक्ट्री में काम करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सवाल यही है कि जो बच्चे घर से छोड़ करके चले गए थे और कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में काम करते हुए पाए गए हैं, तो अपने आप में सवाल है क्या बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के ही क्या फैक्ट्री वाले जो संचालक होते हैं इन लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं, कोई जानकारी उनके बारे में पता नहीं करते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। इस तरीके की तमाम चीजें देखने को मिलती है और वो भी बच्चियों के साथ शायद कोई घटना हो सकती है, इसको भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और ऐसे जो तमाम फैक्ट्री संचालक हैं या जो भी काम करने वाले लोग हैं, इनको भी कम से कम ये निर्देश जरूर देने चाहिए कि किसी को भी काम पे रखने से पहले उसके जरूरी डॉक्यूमेंट जरूर चेक करें, या फिर उनके से जो जरूरी बातचीत हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे कम से कम इस तरीके से जो नाराज होकर के बच्चे घर छोड़कर जाते हैं वो इस तरीके से कहीं पर काम करते हुए ना मिले। आदर्श हमारे साथ बने हुए हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अगर आज हम बताना चाहें, हम हरदोई जनपद के आज हम ये रसीपुरा और राधानगर और विभूतिनगर के बीच में खड़े हैं। यहाँ पर नहर विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। ये जो आप हमारे पीछे कि हमारे सामने जब देखिए ये नाला बना हुआ, गंदा नाला, इसकी सफाई की गई थी, जिसकी सील्ट निकाल के मकान के दरवाजों पर डाल दी गई है। इससे मकान के दरवाजे पूरे ढक चुके हैं। देखिए ये दिखा दो, नीचे देखिए, ये दादा का दरवाजा है। ये सील्ट डालने से देखिए ये दरवाजे कंडीशन है, ये सील्ट पड़ी हुई है और दादा का दरवाजा करीब 2 फीट नीचे पहुंच गया है और इस सील्ट को अभी तक उठाया नहीं गया है। ये आप यहाँ देखिए, हम देखिए दरवाजे खड़े, ये सील्ट पड़ी हुई है, ये देखिए, और ये करीब 3 फुट की सील्ट है यहाँ पर। और ये सील्ट यहाँ से पूरे कई दरवाजे हैं जहाँ पर अभी तक उठाया नहीं है। लाइव तस्वीर आपको दिख रहा है, आ जाओ। और ये कूड़ा पड़ा हुआ है, इस कूड़े को भी नहीं उठाया। ये नहर विभाग की एक लापरवाही आपको देख रहे हैं सामने। ये देखिए और भी मकान हम आपको दिखाएं, ये सारे मकान जो है सब पूरे सील्ड पड़ी हुई है। यहाँ पर जो है इस गंदगी को नहीं उठाया गया है। और हमारे पीछे यहाँ पब्लिक है, यहाँ जो प्रधान प्रतिनिधि है उनसे भी हम बात करेंगे। पहले हम दादा से बात करते हैं जिनके घर में ये सील्ड पड़ी हुई है। आइए दादा, ये जो आपका मकान ढका, क्या कहेंगे दादा? मकान भैया आने का निकलने पड़ने की बड़ी समस्या है, चढ़ने उतरने में गिर जाओ तो चोट एक दिन गिर पड़े चोट लग गई जी, तो बहुत बड़ी समस्या है। इसकी पर समाधान किया जाए। नहीं, यहाँ सीट कितने दिनों से पड़ी हुई है? 6 महीने से जी, 6 महीना से ऊपर हो गया है। आपका मकान तो बिल्कुल ढक चुका सीट से, अधिकारी क्या कर रहे हैं? मकान हम ढक गया है, अधिकारी पता नहीं क्या कर रहे, कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है। चलिए, हमारे और भी पब्लिक मुझसे जानना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे भाई साहब खरीद सर, ये कौन सा मोहल्ला है, क्या समस्या है? राधानगर मोहल्ला है ये जी, और उस तरफ विभूति नगर है। इसके बीच में नाला लगभग 8 महीने पहले से खोदा जा चुका है और यहाँ पे स्कूल के बच्चे, बूढ़े, औरतें जो भी हैं यहाँ पर आते जाते, आने जाने बहुत दिक्कत होती है। और कई बार ऐसा भी हुआ कि यहाँ पर जो भी लोगों ने पटरे डाल रखे हैं उस पर से मोटरसाइकिल या जहाँ से निकलते हैं वो उलट जाते हैं और उलटने के बाद और उनकी चोट लगे हेड इंजरी भी होने की संभावना रहती है। कृपया गायें हैं, जानवर हैं, बच्चे, इस तरीके सभी लोगों का यहाँ पर बड़ा ही दुर्लभ हो गया है। ये सीट जो पड़ी कब से नहीं उठाई गई है? ये सीट जो है करीब नाला खोदा गया 8 महीने लगभग पहले, और ये सीट तो करीब तब से ही लगभग इसके आसपास पड़ी हुई है, ये हटाई तो बिल्कुल नहीं गई है। ये नगर पालिका तरफ से पड़ा या सिंचाई किसकी तरफ से? नहर विभाग की ओर से है ये, और नहर विभाग ने ही इसको खुदवाया है। इसको खुदवाने के बाद में इसकी कोई सफाई नहीं हो रही है। कृपया इसको और जरा हमारा ये प्रशासन ध्यान दे देता तो हम लोगों के जीवन जरा जो कठिन हो रहा है ठीक है। हमारे और भाई भी हमसे जाने सर, क्या है समस्या यहाँ पर? ये विभूति नगर राधानगर के बीच में सिंचाई विभाग का केनाल का नाला है, इसकी खुदाई हुई है। अभी 8 महीने करीब हो गए। ये जो सील्ट पड़ी हुई है आप देख सकते हैं, यहाँ सामने देख लीजिए कि इतना कूड़ा पड़ा है, गंदगी है, मच्छर है, ना यहाँ साफ पानी आ रहा है इसमें। ऐसे ही प्रशासन के लोग, नहर विभाग के लोग ऐसे ही इसको छोड़ के और चले गए। दोनों मोहल्लों की आबादी कम से कम 5500-6000 है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं अवध पब्लिक स्कूल, पीएम पब्लिक स्कूल रोज सुबह यहाँ से जाते हैं। इतना रिस्क है कि एक बार मोटरसाइकिल वाला कहीं गिर जाता है, कहीं गाय गिर जाती है। इस पे विभाग ने कोई भी पलट के दोबारा देखा ही नहीं, न ये गुरु जी का घर बंद है। इधर आगे आप देखिए कि 4 फीट कम से कम सीट लोगों के मकान और दरवाजों के ऊपर लगा दी गए हैं, जिसपे उन्होंने कोई भी प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया है।
किसी भी प्रकार का। इधर कोई खड़ंजा निकलने की कोई एक पटरी बनाती है नहर विभाग, वो भी कोई उन्होंने व्यवस्था नहीं की। डीएम साहब से सविनय निवेदन है कि इसको तुरंत प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए और यहाँ के जनमानस को देखते हुए कृपया इस पर उचित कार्रवाई करें। क्या आपने कोई एप्लीकेशन दी यहाँ मोहल्ले वासियों ने? एप्लीकेशन किसी ने नहीं दी। नहर विभाग के लोग आते हैं, उनसे कहा जाता है तो कहते हैं ये सिल्ट हम हटवाएंगे, हम कल आएंगे, परसों आएंगे। तब से 8 महीने हो गए, कोई खड़ंजा नहीं। कहा नाली बनवा देंगे, हम एक साइड में पटरी भी बनवा के देंगे। अब एनओसी, अब कहते हैं हम एनओसी भी नहीं देंगे, नहर विभाग ही बनवाएगा। अभी इस पर कोई भी संज्ञान उन्होंने नहीं। हमारे प्रधान प्रतिनिधि है, उनसे भी कुछ थोड़ा बात करना चाहेंगे सर। आदर्श आदर्श एक प्रधान जी, आप प्रधान जी हैं? हमारे यहाँ वार्ड मेंबर, हम उनसे थोड़ी जानकारी करें। तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ जो मोहल्ले वासियों की, यहाँ पर सील्ट नहीं उठा जा रही है, क्योंकि आप यहाँ के वार्ड मेंबर हैं। आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आपने वार्ड मेंबर को लेकर यहाँ जो पब्लिक को लेकर, यहाँ मोहल्ले को लेकर थोड़ा ध्यान दे। तो सर आप क्या कहेंगे सफाई को लेकर? ऐसे लिए कोई सुनवाई होती नहीं, पूछ कहो कहे हाँ वो आएंगे अधिकारी, वो आएंगे तो साफ कराएंगे। यहाँ कोई आता ही नहीं है। जब देखो तो यही बन जाते हैं, इसमें नाले में कोई कुछ नहीं, खुद गिरा दिया है। देखिए सर, आप वार्ड मेंबर, आपका दायित्व बनता है या मोहल्ले को, क्योंकि आपको मोहल्ले वासी ने वोट दिया है, ठीक है, आगे भी आपको बोलेंगे, आप अच्छा काम करेंगे। तो यहाँ पर जो सफाई है उसको लेकर सर आप नहर विभाग से कभी मिले क्या? नहीं मिले, कभी नहीं। खोदते तभी मिले थे, हाँ, तो मिलते नहीं यहाँ। तो सर यहाँ पर ये खोद भी डाल दी गई है, यहाँ पर सील्ट वगैरह है, तो आपने बात भी नहीं की नहर विभाग से? नहीं, कोई बात नहीं की। बात का यही आते, वहाँ कहाँ मिले, वहाँ यही आते हैं तो बात करते हैं। जी सर, बात हुई थी, पुराने एक्सपीरियंस साहब जो थे उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने पूरा हम लोगों को विश्वास दिया था कि हम यहाँ पे एक साइड में पटरी भी बनाएंगे और इस नाले को हम व्यवस्थित रूप से अपना सुचारू करेंगे। लेकिन उसके बाद उन एक्सपीरियंस साहब का ट्रांसफर हो गया, नए एक्सपीरियंस साहब आए, उन्होंने तब से इधर कुछ देखा नहीं। और हमारी मांग है डीएम साहब से या सिंचाई विभाग से कि जैसे इन्होंने वो फार्म में पक्का नाला बनाया है, तो यहाँ की आबादी को देखते हुए 55 से 6000 छोटे, हम सोचते हैं कि ये आबादी के रूप में जहाँ पे आबादी है वहाँ पे कम से कम पक्का नाला बना के और निकलने की सुचारू व्यवस्था कर दी जाए, सबसे अच्छा रहेगा, जिससे कोई घटना दुर्घटना कभी भविष्य में ना हो। अभी इतनी मांग है, इतनी सारी चीजें कही गई। आदर्श सुनिए, इतनी सारी चीजें हैं, तमाम लोग हैं, वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इस तरीके की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात जस के तस बने हुए। इतने दिन बीत जाने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अधिकारी का ट्रांसफर हुआ है, विभाग का थोड़ी ना पूरा का पूरा विभाग ही खत्म हो गया है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नए अधिकारी हैं, कम से कम इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि पूरा का पूरा विभाग ही खत्म हो गया, अधिकारी चले गए, दूसरे अधिकारी आए हैं ना, कि अधिकारी नहीं आए, उनको क्या काम करने की तनख्वाह नहीं मिलती, क्या काम नहीं है उनके पास कोई भी? अगर इतनी सारे लोगों की समस्या है, लगातार इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, इतनी सारी लोगों ने शिकायतें कर रखी हैं, गुहार लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई मतलब नहीं है, किसी के कान पे जू नहीं रेंगता। इतने दिन बीत गए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर के जो भी संबंधित अधिकारी हो, एक्सटीएन हो, सिंचाई विभाग का जो भी लोग हो, इसको लेकर के जरूर उनसे सवाल कीजिएगा और पूछिएगा कि आखिरकार इतना वक्त क्यों लग रहा है। क्या अधिकारी का ट्रांसफर हो जाने से क्या काम सारे रुक जाएंगे? जो दूसरे अधिकारी हैं, क्या वो अपनी प्राथमिकता के हिसाब से काम कराएंगे? इतने सारे लोग जो समस्या से जूझ रहे हैं, जो परेशानी से जूझ रहे हैं, इनकी कोई नहीं सुनेगा, इनकी कोई सुध नहीं लेगा। कौन है वो लोग? क्या ये परेशान नहीं है? इनके घर नहीं है? इनके घर के सामने इस तरीके की स्थितियां पैदा हो गई, क्या इनको समझ में नहीं आता है? तमाम ऐसे सवाल हैं। लगातार इस तरीके के लोग वहां पर परेशान हैं, जो अपनी शिकायतें कर रहे हैं। इतनी शिकायतें करने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, अपने आप में गंभीर सवाल है। जो भी संबंधित अधिकारी होगा आदर्श, उससे जरूर पूछिए, उसका जरूर रिएक्शन लीजिए और पूछिए कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। बहुत धन्यवाद। 2 मिनट स्टोरी करके करिएगा, क्योंकि अब समय भी हो चुका है। स्टोरी करके पूरी खबर है, इसको स्टोरी के रूप में करिएगा और संबंधित अधिकारी की बाइट भी जरूर लगाइएगा और पूछिएगा कि आखिरकार इतना वक्त क्यों लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, किसी न किसी बात को लेकर के धरना प्रदर्शन की बात करते हैं। इसी को लेकर के नियुक्ति एवं जो कार्मिक विभाग है, वो उसने एक आदेश जारी किया और 6 महीने तक के लिए किसी भी धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई और ऐसा जो नहीं करेगा एस्मा के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है, 6 महीनों के लिए किसी भी तरीके के धरना प्रदर्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है और जो भी कर्मचारी इस तरीके कोई भी काम करेगा उसके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक और बड़ी खबर है, बहुत जल्द खरवास से पहले ये बात जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि बहुत जल्द बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है और हो सकता है कल से परसों तक इस बात का, इस नाम का ऐलान भी हो जाए।
कई बड़े चेहरे हैं जो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन कल देर शाम एक नाम की चर्चा होने लगी। महाराजगंज से जो सांसद हैं, वित्त मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उनके नाम की भी चर्चा होने लगी। लेकिन बीजेपी से नाम निकाल करके ले आना और बीजेपी के अंदर से खबर लाना, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। क्या उनके नाम पर मुहर लगती है या कोई और चेहरा बीजेपी लेकर के यूपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के आती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि कल से परसों तक बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे 12 बजे 12 बड़ी खबरों के साथ। तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।